हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। भारत का एक ऐसा लौता मीडिया जो पब्लिक पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स पे रेगुलर अपना कवरेज करती है। और हर हफ्ते की तरह आज भी हम हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर अनुराग अग्निहोत्री जी के साथ। और आज हम बात करेंगे, हालांकि पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार मीडिया जो इंडिया का स्लो डाउन चल रहा है और हमारे एक्सपर्ट इसको रिसेशन के नाम दे रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली इसको रिसेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि रेगुलर 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स ए रिसेशनरी प्रेशर और उसको ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, वो 2 क्वार्टर पूरे होने के बाद ही कहेंगे, क्योंकि although government has already started taking the steps on that, they have reduced the interest rate and they have asked the banks to link their interest rate with the repo of the RBI repo rate. So from the 1st of October that is going to start. So automatically the government indirectly is sensing that recession can hit the India. Right. So they have started taking the steps on that. तो यानी अक्टूबर से हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि इंडिया इज हिटिंग रिसेशन। If the September quarter results are not good, then obviously you will say that you are in the recession. Right. और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल में अभी में आज का न्यूज़ जो मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गवर्नमेंट को रेड फ्लैग दिया है फॉर नॉट रिवीलिंग दी अपडेटेड डेटा ऑफ दैट। मैं इस पे और ज़्यादा आना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैब्लिश्ड है विद 5.1% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ दैट इंडिया इज विटनेसिंग, देयर इज स्लो डाउन। अब यहाँ पे सबसे पहला अब हम सवाल जिस पे बात करेंगे, सर ये स्लो डाउन के सिचुएशन में या रिसेशनरी सिचुएशन में जो भी आप बोलेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस क्या रहेगी आपको आम पब्लिक के लिए? आम पब्लिक इस चीज़ को किस तरह, क्योंकि इंडिया में हम लोग इस तरह से यूज टू नहीं है स्लो डाउन या रिसेशन। लास्ट जो रिसेशन हुआ था उससे हम बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुए थे आम पब्लिक, लेकिन इस बार क्योंकि कुछ वजह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और चेंजेस की वजह से आम आदमी को ये ज़्यादा हिट करेगा, और इस पर आपका फाइनेंशियल एडवाइस क्या रहेगी? देखिए, जब भी रिसेशनरी मोड मार्केट में हिट करेगा या इकोनॉमी में हिट करेगा रिसेशन, तो पहला स्टेप तो आपको लेना चाहिए कि अगर आपके म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, SIP चल रहे हैं, तो उनको स्टॉप मत करिए। आप अपने जो लोन्स हैं उनको पे ऑफ करने की कोशिश करिए टाइम से पहले। आप अपने जॉब को स्विच ना करें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो जाए, बिकॉज वेयर यू आर वर्किंग इन वन कंपनी सिंस लास्ट 7 months 7 years, you have some repo, तो if the company is firing the employee, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने की नौबत पे आती है, तो सीनियर एम्प्लॉयज़ को बाद में निकाला जाता है, जो नए एम्प्लॉयज़ आएंगे वो पहले निकाले जाएंगे। दूसरी चीज़, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लीजिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में लगा लीजिए। जैसे कि आप गोल्ड में लगा लीजिए, आप सिल्वर में लगा लीजिए, आप उसको US बॉन्ड में लगा सकते हैं। और मैं आल्सो बताऊँगा, इसकी रिसेशन जब भी इकोनॉमी में सेंस हो तो प्लीज़ हाउस सेक्टर से दूर रहिए। पैसा घर मत खरीदिए अगर अवॉइड कर सकते हैं आप तो, क्योंकि अगर घर खरीदने जाएंगे आप तो आपका पैसा फंस जाएगा और आपको पता है कि 6 महीने बाद प्राइस और कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम होगी तो प्राइस विल कम डाउन। दूसरी चीज़ है कि जो ज़्यादा वोलेटाइल फंड्स अगर हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, वहाँ से एग्जिट कर जाइए और सेफर साइड चले जाइए। अब सेफर साइड फंड कौन कौन से हैं? बैलेंस ग्रोथ फंड आप ले सकते हैं, या डेट एंड इक्विटी बैलेंस ग्रोथ फंड ले सकते हैं, या हाइब्रिड फंड जहाँ पे आपको रिस्क कम होगी, तो कम रिस्क वाले में चले जाइए, भले आपको वहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम मिलेगी। दूसरा, जो आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो प्रॉफिट में हैं, जहाँ पे आपको लगता है कुछ नुकसान हो सकता है, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक करके कैश लेके बैठ जाइए आराम से। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने मेडिकल कवर नहीं लिया मेडिक्लेम, तो प्लीज़ मेडिकल कवर ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर रिसेशन हिट करता है, आपकी नौकरी पे खतरा आता है, लेकिन बीमारी आप नहीं रोक सकते हैं। तो अगर आपको या आपके परिवार को बीमारी हिट करती है, तो आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर को आप आराम से पे कर सकें विद दैट मेडिक्लेम। दूसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर हैं, जैसे कि बाहर घूमने जाना है या कोई नया आइटम खरीदना, लाइक TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम, सो प्लीज़ वेट, यू शुड सेव दैट कैश। तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर को भी आप कम करके रखिए, बंद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ व्हाट द बेस्ट वे ऑफ फाइटिंग द रिसेशन। सर, आपने तो वो तमाम सजेशन दिया जिससे एक्चुअली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाए, और ये एक इंडिविजुअल के साइड से तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। लेकिन
एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से ये तो बहुत एक वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि उनको तो सेल्स चाहिए, उनको पैसा चाहिए। एक तो बिजनेसमैन के लिए क्या फिर सजेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको कोई क्लू नहीं है कि रिसेशन कैसे उनको हिट करने वाला है, और ना उनका रेवेन्यू, क्योंकि उनको तो एक सेट रेवेन्यू मॉडल होता है, लेकिन उस रेवेन्यू मॉडल में भी ज़बरदस्त हिट आएगा बिकॉज नेचुरली पूरा साइकिल उसमें डिस्टर्ब होगा। तो एक स्टार्टअप या मिडिल लेवल की बिजनेसमैन जो हैं उनको किस तरह से एडवाइस देंगे आप? देखिए, जो मैनेजमेंट बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस में हैं, उनको सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को डीलेवरेज कर लें। डीलेवरेज करने का मतलब कैसे भी करके अपना लोन ख़त्म कर लो, क्योंकि लोन की जो कंपलसरी कॉस्ट है, आपकी सेल्स होगी नहीं, लोन का इंटरेस्ट जाएगा। आप 3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, आप NPA डिक्लेयर हो जाएंगे, तो आपको फिर आगे से लोन मिलना और आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने के बजाय दूसरे ऑप्शन पे सोचिए, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बारी आएगी, देखिए ऐसा नहीं है कि रिसेशन हमें और आपको पता लग रहा है, सरकार को नहीं पता है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार ने ऑलरेडी स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। तो मान लीजिए दिसंबर से इकोनॉमिक ग्रो करना चालू हो गई, आपका एम्प्लॉय सारे आपने बाहर निकाल दिए, तो रिकवर कैसे करेंगे आप पैसा, आप कैसे ग्रो करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकलने के बजाय उनके दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे उनकी सैलरी थोड़ी कम कर सकते हैं आप, जो अलाउंसेस हैं बाहर घूमने वगैरह के, बाकी आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। आप आज की तारीख में फॉरेन कंट्रीज से जहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, आप ECB वगैरह के थ्रू वहाँ से पैसा ले सकते हैं, जिससे कि फाइनेंस की प्रॉब्लम कम हो जाए। अभी आपको पता है कि कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? मारुति ने जापान से लोन उठाया है, इंटरेस्ट रेट फ्री है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन के लिए 1% पे लोन लिया हुआ जापान से। जापान की कंपनियों के पास 400 ट्रिलियन के आसपास कैश मौजूद है, कैश सरप्लस है, क्योंकि वो कैश रखना चाहते हैं। तो आप एज ए इकोनॉमी एक काम कर सकते हैं, कंपनी वहाँ की कंपनियों से कोलैबोरेशन करिए और वहाँ से कैश ले लीजिए आप, या किसी और फॉरेन कंपनी से कैश ले लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी उस पैसे की डिमांड नहीं है, तो आप उस पैसे को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। हॉलैंड ने ऑलरेडी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पर लोन देना चालू कर दिया है, मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो 0.5 वो आपको देंगे। ऐसा पॉसिबल है? यस सर, हॉलैंड में आप जाइए, वहाँ की बैंक्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उसके फिर कंडीशंस क्या होता है, वहाँ जाके बिजनेस करना है? वहाँ जाके बिजनेस करना है, आप बाहर भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1% या 2% मिल जाएगा। इंडिया में आप आएंगे बिजनेस करेंगे 10% पे पड़ेगा। दूसरा, इंडिया में बैंकों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो वहाँ से ले लीजिए आप ECB के थ्रू, आप बॉन्ड इशू करके। अभी बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मुकेश अंबानी की कंपनी ने चीपेस्ट डॉलर बॉन्ड इशू किए हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है नहीं, तो इन्होंने यहाँ से पैसे उससे कमा लिए। सो इस तरह अपने जियो के एक्सपेंशन के लिए और जो फाइबर बैंड है उसके लिए, तो आप इन सब चीज़ों पे विचार कर सकते हैं रेदर देन फायरिंग द एम्प्लॉयज़। आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यही टाइम है जब आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आपने भी कर लिया, क्योंकि अभी डिमांड नहीं, तो आपके पास टाइम है उस पर काम करने का, तो द मोमेंट द इकोनॉमी विल पिक अप, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ इट, and so first mover advantage will go to you only. So that is what the businessman should do. एक्सेलेंट। मैं अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल में मेरे जहन में आया, वो है ये कि ये जो रिसेशनरी प्रेशर हम अब बात कर रहे हैं, ये कितने लंबे तक खींच सकता है, ये चल सकता है? नॉर्मली ट्रेंड क्या रहता है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी में हर 10 साल बाद का साइकिल होते ही 10 से 11-12 साल में रिसेशन आता है। हर 3-4 साल बाद एक स्लो डाउन आता है शॉर्ट टर्म का, क्योंकि वो इकोनॉमिक साइकिल मूव ऐसे करती है। तो अगर आप 10-11 साल हो गए, 2008 के बाद 2019 में आप रिसेशन देख रहे हैं, लेकिन हर रिसेशन के पीछे रीजन्स अलग अलग होते हैं। 2008 में .com बबल था, सॉरी 2008 में हाउसिंग प्रॉपर्टी बबल था, सब प्राइम क्राइसिस बबल था, उससे पहले 99 में 98 में .com बबल आया। तो अलग अलग बबल्स हैं। इस बार क्या है, बबल या आप कह लें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो बड़ी किस लिए है, क्योंकि तब केवल अमेरिका से जनरेट हुआ था। अभी तक अमेरिका रिसेशन मोड में नहीं गया है, बट ऑलरेडी हाफ ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इन रिसेशन मोड। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड इज ऑल्सो गोइंग। देन you have the example of Mexico, Brazil, Russia,
India, China, they are already in the already entered into the negative growth rate, or I will say that they are heading for the recession. Out of that, some countries already in recession because their economy growth has gone down, contracted to 0.1%, 0.5%, 0.4%. Germany and Italy, etc. So they are already in recession. So when this US, after that this trade war with China, in 2020 January onwards, I feel that the real impact of the trade war will come in January. Right. So if that comes, they go into recession because their bond yield is going negative. जैसे मैंने पहले आपको एक बताया कि लोगों को यूएस बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए, गोल्ड में लगाना चाहिए, तो लोग ऑलरेडी लगा रहे हैं. तो जो यूएस बॉन्ड की डिमांड बाहर बढ़ गई, उससे वो जो उनका यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड हो गया है, तो यानी यील्ड कम आ गई. तो अब एक तो वो तरीका ये है कि अब आपका वहाँ पे डिमांड बढ़ गई है तो यूएस में रिसेशन मोड हिट कर रहा है. अगर वो 2020 में हिट करता है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इट कैन बी बिगर बिकॉज टुडे वी आर मोर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोब देन द 2008. दूसरा, इन 2008 इंडिया वाज इन ए बेटर पोजीशन. आप कह सकते हैं लीगली इलीगली वी वर इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज वी वर हैविंग एन इनफॉर्मल लाइन ऑफ बिजनेस वाज एग्जिस्टिंग इन इंडिया, लेट इट बी इन एसएमई सेक्टर और अदर सेक्टर. तो वो जो कैश रिच था, कैश रिच इनफॉर्मल था, तो वो उसको कवर कर गया. रूरल एरियाज में मनरेगा था, वो आपको हिट कर गया. बट दिस टाइम बिकॉज द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर गोइंग इनटू द इकोनॉमी, तो सारी चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं. So that is a problem for the economy, and this system can go long, even 1 year also. But it will always depend how the government respond to it. उसी सवाल में मैं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो सबसे ज़्यादा जो हिट करेगा वो है गरीब को. उसका दो कारण है. एक तो उनके पास जो कैश था उसको डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की जो भी बोलेंगे, फिर जीएसटी, उसकी वजह से वो हट गया है, तो उनके बीच में कोई शील्ड नहीं है, पहली बार. दूसरी बात कि हमारा रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बिल्कुल डिससेटिस्फैक्टरी है और बिल्कुल एक फेलियर है. अगर इंडिया में हम बिल्कुल इस देश में एग्रीकल्चर पे बात ही नहीं हो पा रही है, खेतियों पे, किसान पे, किसी पे, कृषि पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश का अगर कोई सेक्टर अफेक्टेड है, कुछ भी चाहे पॉलिसी वजह से, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशंस की वजह से हो, वो सबसे ज़्यादा और उस हिट है, और उस वजह से गांव के गरीब सबसे ज़्यादा हिट होने वाला है. सरकार को ऐसे वक्त पे किस तरह से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आने के सरकार को दो तरीके हैं. पहला, सरकार लिक्विडिटी बढ़ाए. लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए या तो सरकार फिएट करेंसी प्रिंट कर सकती है. फिएट करेंसी आपका फिस्कल डिफिसिट का जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देगी, यानी आपके पास जो फिजिकल डिसिप्लिन की आप बात करते हैं वो ख़राब हो जाएगा. लेकिन इन अ शॉर्ट रन मार्केट में पैसा होगा, बैंक विल हैव द मनी, दे कैन लैंड टू द पब्लिक, यानी पब्लिक को उधार दे सकते हैं, कंपनी को उधार दे सकते हैं, तो डिमांड जनरेट होगी, उससे जॉब आएंगे. अगर एक बार जॉब आ गए तो धीरे धीरे आप फेज मैनर में उस फिएट करेंसी को बाहर ले सकते हैं. हाँ, इसमें बहुत बड़ा खतरा क्या है कि आप इन्फ्लेशन को दावत दे देंगे, लेकिन अगर कंट्रोल मैनर में करें तो कुछ पैसा आ सकता है उससे. तो फिएट करेंसी एक ऐसा इलाज है इसका जहां से आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो. ठीक है. दूसरा क्या है कि जैसे कि मोदी साहब ने बुलेट ट्रेन के लिए जापान से पैसा लिया एट द रेट ऑफ 1%. मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी साहब अपने जो रिलेशंस हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशन के शिंजो आबे के साथ, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ, और बाकी लीडर्स के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि ही बिल्ड बेसिकली द पर्सनल रेपो विद अदर ग्लोबल लीडर्स. तो अपनी उस पर्सनल रेपो का फ़ायदा उठा के, मान लीजिए अगर वो जो कैश रिच जापान है, सरप्लस है उनके पास, अगर उनके पास से 1% या 1.5% पे भी 20 साल के लिए पैसा ले लेते हैं, एंड दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट फॉर द बुलेट ट्रेन, फॉर द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. So what will happen? The Indian companies like Titagarh Wagons, L&T, etc., they will be working in that area, or due to which what happen, their economy will grow. They will able to provide the job, and in that many other smaller company will participate, and due to which what will happen, that more and more income will be generated out of that. If that happens, then economy can get a big boost out of that.
So, and you are not only creating infrastructure, you are also giving the money to the public. So that money can be used for other purposes also. Right. So that the government can do it. So how they can get the money from foreign countries, that will be the key to this, sir. So either you print the fiat currency or get the loan from foreign country. The two ways are there. You have to put the money into the system. Without putting the money into the system, nothing can be done. जब तक आप सिस्टम में पैसा नहीं डालेंगे, साहब पैसे का काम पैसे चलता है. बिल्कुल. आप कितनी बड़ी बातें कर लेंगे, तो पैसा नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं. तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो खुद छापो पैसा या बाहर से ले आओ. बाहर से लेके आओ. अब डॉलर लेके आते हो, जो बजट में कहा गया, उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अप एंड डाउन ज़्यादा है, वो महंगा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको. तो उसकी जगह आप जापान से ले लो, वो ज़्यादा टेंशन वाला काम भी नहीं है. मिडिल ईस्ट भी है, मिडिल ईस्ट काफ़ी सारे यूएई, लेकिन उनका ना रियाद वगैरह का प्रॉब्लम ये होता है, वोलेटाइल हो जाते हैं, वो उनसे हमारे उतने संबंध अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली अच्छे संबंध है. मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा संबंध है, लेकिन उतना पैसा क्राउन प्रिंस के साथ, क्योंकि क्राउन प्रिंस एक्चुअली अपनी इकोनॉमी को ही रिवाइव करने पर लगे हुए हैं. वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें पैसा वहाँ चाहिए. जापान के पास एक्सपेंशन के लिए वो सोच भी रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनकी कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, तो वहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं पैसा. मैं आखिरी सवाल पे आना चाह रहा हूँ. आखिरी सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में भी कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत कुछ पैसा रहता है और वो हमेशा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं. तो एज ए इंडिविजुअल लेवल और एट ए इंडिविजुअल लेवल और एट दी कॉर्पोरेट और कंपनी लेवल, क्या क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ लोग पैसा लगा सकते हैं? इन डाउन टर्न कैश इज द किंग. पैसा है वही राजा है. Okay. तो अगर कहीं पैसा लगाना है तो सेफ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, गोल्ड में पैसा लगाइए. हाउएवर गोल्ड इज ऑलरेडी पीक्ड आउट. गोल्ड ऑलरेडी 41 क्रॉस कर चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें देखता नहीं कि ग्रोथ आप मान लीजिए 50,000 नहीं होगा. इट कैन गो मैक्सिमम टू द 43,800 और 45,000. तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम गोल्ड की कुछ वैल्यू है. तो बाय द मीन टाइम इकोनॉमी रिकवर करती है, तो आप उसमें से कुछ पैसा निकाल के उस पैसे को लेके आप कहीं लगा सकते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा लीजिए, फिक्स अमाउंट मिलेगा वहाँ जहाँ की गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी. आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लीजिए, जो बैलेंस म्यूचुअल फंड हैं या डेट म्यूचुअल फंड हैं, वहाँ पैसा लगा सकते हैं. उससे इकोनॉमी में आप ग्रोथ ले सकते हैं. हमारे साथ थे प्रोफेसर अनुराग अग्निहोत्री. हम बात कर रहे थे कि इस तरह से रिसेशनरी प्रेशर में आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल बजटिंग करें, क्योंकि आपको इन्वेस्ट तो करना ही है. टैक्स सेविंग इम्प्लीकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. दूसरी बात, आप अगर एक कंपनी चलाते हैं तो कंपनी चलाने के नाते आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट रेज भी करनी है, क्योंकि रेवेन्यू रेज करनी है और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपके पास हमेशा प्रेशर रहेगा. तो कम से कम अपना स्टाफ को फायर करने के नाते आप कोई और ऐसे ऑप्शंस ढूंढिए जिसके जरिए आप फंड्स रेज कर सकते हैं. और इंटरनेशनल फंड रेजिंग इज अ बेटर ऑप्शन देन डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक में आप नहीं कर सकते. गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो आपको एक तो है एफडीआई. आपको एफडीआई इज द बेस्ट सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, और लोन, इंटरनेशनल लोन्स. तीसरा आप ये कर सकते हैं, नोट छापना तो इज अ वेरी शॉर्टकट एंड श्योर शॉर्ट, माने ये आपको करना ही करना पड़ेगा. नोट तो आपको छापना ही पड़ेगा अगर आप लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं, यानी मनी फ्लो देश में बढ़ाना चाहते हैं, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कंजम्पशन, हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और कंजम्पशन रुक गई मतलब हमारे देश की इकोनॉमी खत्म. देखिए इस समय परफेक्ट कैपिटलिस्ट स्लो डाउन है. परफेक्ट कैपिटलिस्ट, जहाँ पे सप्लाई है डिमांड नहीं है, तो आपको डिमांड साइड काम करना पड़ेगा. जब तक डिमांड साइड काम नहीं करेंगे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकता. हमारा ये परफेक्ट कैपिटलिस्ट रिसेशन मोड पे हम लोग हैं. चौथा एक ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है या मैंने स्टडी किया था कि डिसइन्वेस्टमेंट, जो आप डिसइन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन बात वही आती है जब डिसइन्वेस्ट करेंगे आप, तो वो पैसा आपको देगा कौन? क्योंकि क्या फॉरेन से ही आपको लाना पड़ेगा. क्या उन इंडियन डोमेस्टिक कंपनी के पास पैसा है नहीं. और अगर इस समय पर आप डिसइन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट डाउन है, तो आपकी अच्छी एसेट क्लास को वो प्राइस नहीं मिलेगा जिस पे आप बेच सकें उसको. फिर सस्ते में बेचना पड़ेगा. आप अभी कर लीजिए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बेच लीजिए, तो आपके पास ज़्यादा अच्छा फायदा रहेगा. राइट. लेकिन सरकार को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक नहीं कई सारे बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स और प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स करना और इनिशिएटिव्स लेना मस्ट है, क्योंकि हम कोई अमीर कंट्री नहीं है, हम एक गरीब कंट्री हैं, और ज़्यादातर जो गरीब हिस्सा है वो गांव में रहते हैं, और उन पे क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लो है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं है, तो हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट या असर पड़ सकता है. आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स. हम ऐसे मुद्दे के साथ आएंगे आपके पास फिर.